नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रैपिड माइनर की। देखिए, डेटा तो आजकल हर तरफ है, पर उसे समझना, उससे कुछ काम की चीज़ निकालना ये अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर तब जब आपके पास कोडिंग में बहुत गहरा उतरने का मतलब या तो समय नहीं है या इच्छा नहीं है। और यहीं पर रैपिड माइनर जैसे टूल्स सामने आते हैं। हमारे पास रंजीत पाल का एक लेख है डिसर्टेशन असिस्ट बॉक्स से। ये इसी टूल पर काफ़ी अच्छी रोशनी डालता है। ये एक ओपन सोर्स डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है, मतलब मुफ्त है, और एक पूरी कम्युनिटी इसे बेहतर बनाने में लगी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत शायद वो विजुअल इंटरफेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, जहां आपको कोड मतलब ना के बराबर लिखना पड़ता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक ऐसा टूल जो चीज़ों को इतना आसान बनाने का दावा करता है, वो वाकई में शिक्षा और जो जटिल रिसर्च होती हैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। ये उन्हें मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस के जो मेन आइडियाज हैं उन पर फोकस करने को मिलता है, बजाय इसके कि वो कोड की छोटी छोटी गलतियों में, सिंटैक्स एरर्स में उलझे रहें। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बिल्डिंग का नक्शा बनाने पर ध्यान दें, ना कि पहले ईंटें बनाना सीखें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या इसमें एक खतरा ये नहीं है कि यूजर शायद असल में समझ ही ना पाए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, मतलब एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। कहीं ये सब एक ब्लैक बॉक्स जैसा तो नहीं बन जाता? हाँ, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। और रैपिड माइनर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप अक्सर हर स्टेप के अंदर, जिसे वो ऑपरेटर कहते हैं, उसके अंदर जाकर देख सकते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। उसके पैरामीटर्स बदल सकते हैं। और देखिए, शिक्षा में इसका मकसद सिर्फ टूल सिखाना नहीं होता, मकसद तो कॉन्सेप्ट समझाना है। टूल तो बस एक जरिया है। अच्छा, ठीक है। तो ये सिर्फ आसानी की बात नहीं है। फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना शक्तिशाली, मतलब पावरफुल बनाती है? हमने सुना इसमें बहुत सारे बने बनाए ऑपरेटर्स हैं। जी हाँ, 1500 से भी ज्यादा, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। ये ऑपरेटर्स असल में हर काम के लिए बने बनाए ब्लॉक्स जैसे हैं, डेटा तैयार करने से लेकर कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने तक। जैसे एक आम काम होता है डेटा में मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, तो उसके लिए आपको कोड नहीं लिखना, बस एक इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज जैसा ऑपरेटर खींचकर अपने वर्कफ्लो में डाल देना है। 1500 ऑपरेटर्स, सच में? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स हुआ। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में क्या? लेख में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग का जिक्र था। हाँ, ये मशीन लर्निंग के कुछ बहुत ही बेसिक और ज़रूरी काम है। क्लासिफिकेशन मतलब डेटा को कैटेगरीज में बांटना, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। रिग्रेशन हो गया किसी नंबर का अंदाज़ा लगाना, जैसे घर की कीमत क्या हो सकती है। और क्लस्टरिंग मतलब डेटा में अपने आप ग्रुप्स ढूंढना, जैसे ग्राहकों को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के हिसाब से ग्रुप करना। रैपिड माइनर में इन सब के लिए जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स है वो सब मौजूद है। अच्छा। लेख में पाइथन, आर, टेंसरफ्लो और हडूप के साथ इंटीग्रेशन की बात भी थी। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। इसका मतलब ये है कि रैपिड माइनर कोई बंद दुनिया नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा खास काम करना है जिसके लिए रैपिड माइनर में सीधा ऑपरेटर नहीं मिलता, या मान लीजिए आप अपनी कोई कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं, तो आप वो रैपिड माइनर के विजुअल वर्कफ्लो के अंदर ही कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सुनने में तो काफी लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल लगता है। अब सवाल यह है कि असल में ग्राउंड पर शिक्षा और रिसर्च में इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है? कुछ उदाहरण? हाँ, इसके कई इस्तेमाल हैं। जैसा हमने पहले कहा, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सिखाने के लिए ये बेहतरीन है। हम्म। छात्र खुद मॉडल बनाकर देख पाते हैं। रिसर्च में मान लीजिए आप सोशल साइंस में सर्वे डेटा एनालाइज कर रहे हैं, या हेल्थ केयर में किसी बीमारी के पैटर्न समझ रहे हैं, तो आप बहुत तेजी से अलग-अलग मॉडल्स बनाकर प्रोटोटाइप करके देख सकते हैं कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम कर रहा है, और वो भी बिना महीनों कोड लिखे। हाँ, ये प्रोटोटाइपिंग वाला पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और एक और खास बात है एकेडमिक कोलैबोरेशन की। रैपिड माइनर का जो वर्कफ्लो बनता है ना, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट जैसा होता है। आप पूरा एनालिसिस का तरीका यानी वर्कफ्लो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो ठीक वैसा ही रिजल्ट दोबारा पा सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ, ये विज्ञान में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि रैपिड माइनर डेटा साइंस की जो तकनीकी बाधाएं हैं और उसका जो व्यवहारिक इस्तेमाल है, उसके बीच एक तरह का पुल बना रहा है। ये छात्रों के लिए एक आसान रास्ता खोलता है और रिसर्चर्स को तेजी से प्रयोग करने का एक मंच देता है। बिल्कुल सही।
और इसका असली मतलब सिर्फ डेटा साइंस को आसान बनाना नहीं है, बल्कि शायद उसे एक अलग नजरिए से देखने का, करने का मौका देना है। जब अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, जिन्हें शायद गहरी कोडिंग नहीं आती, वो भी डेटा से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जवाब खोज सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि रिसर्च का दायरा कितना फैल सकता है। ये सिर्फ टूल की बात नहीं है, ये सोच के दायरे को बड़ा करने की बात है। और इसी दिलचस्प सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। जब रैपिड माइनर जैसे आसान, सुलभ उपकरण तकनीकी बाधाओं को इतना कम कर देते हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों में पूछे जाने वाले जो रिसर्च के सवाल हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसे बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिए।